अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड से रिलेटेड ही आज की क्लास है, क्योंकि सबसे पहले हमने फेसबुक एड्स के स्ट्रक्चर्स को देखा कि फेसबुक एड्स बेसिकली काम कैसे करता है। क्योंकि फेसबुक मेटा एड्स के अंदर अगर हम आ चुके हैं तो मेटा एड्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। इससे बड़े फिर वो दूसरी कंपनीज के एड्स आ जाते हैं, गूगल है जिस तरह के। देन हर टाइप के सोशल मीडिया की आपको एडवर्टाइजिंग टूल मिलते हैं। अब ये जो आपके सामने इस वक्त डैशबोर्ड ओपन है, ये है फेसबुक का और इसे हमने ऐड अकाउंट का। अब हम जब भी कोई ये कैंपेन लगाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके बाद जाकर हम कैंपेन को लगा देते हैं। अब कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी मार्केटर हो, वो वैसे कैंपेन तो नहीं लगा देगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक ऐड अकाउंट ओपन है, इस ऐड अकाउंट के ऊपर 3 कैंपेन्स एक्टिव हैं और अभी तक इस ऐड अकाउंट के ऊपर 71,000 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं। कि अगर आप गौर से देखें, 71,000 रुपीज टोटल स्पेंड हो चुका है इस ऐड अकाउंट के ऊपर अभी तक। मैंने मैक्सिमम किया हुआ है, ठीक है। लास्ट मंथ इसके ऊपर 32,000 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं। अब क्या ये स्पेंडिंग मैंने वैसे तो नहीं की कि लगा के देखते हैं, कैंपेन चला के देख लेते हैं, क्लिक करते हैं, मैसेजिंग की कैंपेन चला के देख लेते हैं। हमने डिफरेंट कैंपेन्स की बात की थी। अवेयरनेस की कैंपेन का अलग मकसद है, ट्रैफिक की कैंपेन का अलग मकसद है, सेल्स की कैंपेन का अलग मकसद है। यहाँ पे तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर इंगेजमेंट की कैंपेन लगाई हुई है ये, तो इट्स मीन इससे कोई ना कोई तो बेनिफिट मिल रहा है ना। जिसका ऐड अकाउंट है, ये जो बिजनेस हो सकता है, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। चैट में बताएं उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तभी एक्टिव है ना। मिल रहा है उसे। अब देखें, कैंपेन कोई भी हो, चाहे वो अवेयरनेस की कैंपेन हो, चाहे वो इंगेजमेंट की कैंपेन है। एक मिनट, ये कौन जज्बाती हो गए हैं और उन्होंने ना ड्राइंग शुरू कर दी है। एक मिनट में इसकी एक्सेस कम, ठीक हो गया। मैं वही बताता हूँ। अच्छा जी, देखिए, कैंपेन लगाने से पहले हमें एक चीज़ को ज़रूर समझना होगा। वो ये समझना होगा कि बिजनेस क्या है, ठीक है। बिजनेस क्या है। अब जी, हम यहाँ आ जाते हैं, किड्स क्लोथ्स। मैं कभी कभी गुलाबी इंग्लिश लिख देता हूँ, उसके लिए माजरत। अब ये हमारे पास एक बिजनेस है कि हमने एक बिजनेस को लेके चलना है। हमारे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है जी मेरे मैं बच्चों के कपड़े बेचता हूँ। और अब इसके बारे में जी, आप तो मार्केटर हैं, आप तो बिजनेस ओनर के डॉक्टर हैं, ठीक है। उनकी पेन सेल होती है, उसे कवर करने वाले हैं, आप उन्हें लेकर चलने वाले हैं। तो अब आप बताएं कि बच्चों के कपड़े आप कैसे बेचेंगे। आपने तो उसे गाइड कर दिया, चलें ठीक है जी, ये कैंपेन लगेगी, इस तरह होगा। अब आपको भी पता होना चाहिए कि आपने इसके लिए करना क्या है। अब इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, एक एग्जांपल के तौर पर। अब हम कंफ्यूज होने से पहले ये चीज़ें कर लेंगे। हम सबसे पहले अपना बायर persona बनाएंगे। मार्केटिंग में एक चीज़ होती है कि बायर persona क्या है आपका। बायर persona होता क्या है, किसी को पता है या नहीं? चैट में बताएं। नहीं पता। देखिए, सबसे पहले है ना, हम अपनी इसके अंदर करते हैं टारगेट ऑडियंस डिफाइन। टारगेट ऑडियंस के बाद हम लोकेशंस भी आ जाती हैं, इंटरेस्ट क्या होते हैं उनके।
डेमोग्राफिक्स क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। बिहेवियर्स क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है। अब देखे ना, बच्चों के कपड़े बेचने हैं हमने, बच्चों के कपड़े बेचने हैं ना। तो अब फॉर एग्जांपल फेसबुक पे जाते हैं, एक आम बंदा चला गया फेसबुक पे, वो जी सेल्स की कैंपेन लगा रहा है। अब वो कैंपेन लगाते हुए तो बच्चों को टारगेट कर देगा, क्योंकि वहां पे तो 18 साल के लोग भी हैं। ठीक है, उससे कम लोगों को भी वो टारगेट कर सकता है। एक टाइम था फेसबुक के ऊपर 13 साल से लेकर भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो वो तो इस तरह भी कर सकता है, बच्चों को टारगेट करने लग जाए। तो बच्चे तो नहीं बाय कर सकते कपड़े। ठीक है। बायर जो होता है, जाहिर बात है वो कोई ना कोई डिसीजन लेता है, देन वो बाय करता है। तो अब बच्चों के कपड़े आप बेचेंगे उनके माँ बाप को, तो आपको अब उस बिजनेस का बायर पर्सोना स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये देखें आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी लोकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, उनके इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो कपड़ों को खरीदने वालों के, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं। आपको सबसे पहले ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, आपको गूगल शीट हो, आपका गूगल डॉक्यूमेंट हो, जैसा ये नोटपैड मैंने ओपन किया होगा, लिख लें कहीं पे भी। आपको ये चीज़ें डिफाइन करें वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। जितनी चीज़ें ये स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, आप उतने अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन को चला सकते हैं। अब कैसे, देखें, हमने आज से कुछ देर पहले जब क्लासेस की थी तो हमने एक एग्जांपल ली थी यूजीसी। किसे किसे पता है यूजीसी का, कि यूजीसी का बायर पर्सोना से क्या कनेक्शन है, आपकी टारगेट ऑडियंस से क्या कनेक्शन है, किसे किसे पता है यूजीसी, चैट में बताए। यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, हमने बात की थी फेसबुक एड्स की क्लास में। अब यूजीसी बेहतर कैसे बन सकता है, वो तभी बेहतर बनेगा ना जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होगा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है, आप सबको चैट में बताएं। हेलो। जब हम अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लेते हैं, फिर ये होता है कि हमें हमारा यूजीसी बनाते हुए प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए, कैंपेन जो है वो एक टूल है, ये एक टूल है। इसके पीछे भी जो है वो मार्केटिंग होती है। अगर आप कंप्लीट मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपकी कैंपेन फेल हो जाएगी। मतलब कि दिखा क्या रहे हैं, ठीक है, देख कौन रहा है। अगर माँ बाप को बच्चों के कपड़े दिखा रहे हैं, तो वो क्या आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, किस तरह का यूजीसी बना रहे हैं। देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ जो कि बच्चों के लिए है, अब मैंने माँ बाप को टारगेट करना है, पेरेंट्स को टारगेट करना है, बच्चों की माँ को टारगेट करना है। अब वहां पे मेरा ऐड नजर आ रहा है, तो यकीनन मैं उस ऐड के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ऐड जरूर करूंगा जो कि उसकी, जिससे वो इंस्पायर हो। अब देखें, हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि माएँ अपने बच्चों के लिए खरीदती हैं। ठीक है, और उसकी कैंपेन हम अब बनाने जा रहे हैं। अब हमने अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर ली कि ये एज से ये एज तक वुमेन्स हैं, ये लोकेशंस होंगी, इस तरह की वो बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बायर पर्सोना जितना स्ट्रांग होगा, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ उनके बारे में पता हो कि वो क्या उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, किस तरह वो बात करते हैं, सारी चीज़ें हमें पता। डेमोग्राफिक्स क्या हो सकते हैं, उनके बिहेवियर क्या हो सकते हैं, वो क्या एक्टिविटी कर सकती हैं। ऐसी वुमेन्स को हमने टारगेट करना है। हमने अपना बायर पर्सोना एक बड़े से डॉक्यूमेंट में बना के रख लिया। अब हम उस हिसाब से उस कैंपेन्स को लेके जाना चाहते हैं। अब यूजीसी के अंदर मैं किसी आदमी को तो नहीं खड़ा कर दूंगा कि वो जी एड में आके बता रहा है। एक टीवी एक्टर है, किसी का भी नाम ले लेते हैं, हसन खान है, मैं उनसे तो नहीं ऐड बनवाऊंगा ना। आप आके बताएं कि अगर माएँ अपने बच्चों के लिए ये ले लें,
उनके बच्चों के लिए ये फायदा हो जाएगा। कभी भी नहीं इस तरह होगा। क्या होगा कि एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस या एक ऐसा, अगर हम कोई यूजीसी कंटेंट क्रिएटर उठाएं जो कि खुद से किसी बच्चे की माँ हो, और वो इंस्टाग्राम पे मौजूद हो, या वो कोई टीवी एक्ट्रेस हो या कुछ भी हो, वहां पे हम उसे कहें कि हमारे लिए, अगर वो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वहां पे डेवलप होती है और हम उनसे ऐड बनवाते हैं, और वो ऐड हमारी ऑडियंस देखती है, तो वो आपस में रिलेट कर पाएगी। समझ आ रही है? चैट में बताएं। वो आपस में रिलेट कर पाएगी। अब वो आपस में रिलेट किस तरह कर पाएगी? क्योंकि मेरा बायर पर्सोना अच्छा था, मुझे अपने बायर पर्सोना पर यकीन था, मैंने इसके अंदर डाटा पुट किया हुआ था, मैंने रिसर्च की हुई थी, मैंने कंपिटिटर्स की रिसर्च की हुई थी। बायर पर्सोना मीन के बायर की प्रोफाइल, कि मेरा जो बायर है, जो मेरे प्रोडक्ट को बाय करेगा, वो है कैसा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद उसकी एज क्या हो सकती है, किन किन एक्टिविटीज में वो हो सकता है। नहीं सुमैया, ये ज़रूरी नहीं कि फेमस पर्सनालिटीज ही उस चीज़ को अवेयर करें। आप एक छोटे से इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर के थ्रू भी उस चीज़ को लेके जा सकती हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं समझाने के लिए कि अगर देखें, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे कि बिजनेस किसी ऐसी टीवी एक्ट्रेस को जो कि 5-10 लाख रुपए की वीडियो का ले रही हैं, तो जाहिर बात है आप किसी ऐसे छोटे से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से बनवाएंगी वीडियो, जो कि 10,000 रुपये में आपको वीडियो बना कर दे दे। लेकिन वो बात वहाँ पे ये हो रही है कि वो जिस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को आपने हायर करना है, क्या वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोई मर्द तो नहीं होगा? जाहिर बात है वो भी, अगर हम बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं तो वो एक माँ ही होगी, तो हमने उसे ही वहाँ से लेकर मदर को ही वहाँ से उनके यार्ड बनाकर दिखाना है मदर्स को ही, ताकि वो आपस में रिलेट कर पाए। तो जितना बायर पर्सोना आपका स्ट्रांग होगा, ये मैं फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेसिक्स। जितना बायर पर्सोना आपका स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपकी डेवलप होगी, आप उतने अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? मुझे चैट में बताएं। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक टाइम था, पेप्सी पेप्सी की जो सेल्स थी ना, वो काफ़ी कम हो गई थी। शायद ये मैंने आपके साथ क्लासेस में शेयर किया, हम इसे एक बार दोबारा करते हैं, नए स्टूडेंट्स भी होंगे। पेप्सी की जो सेल्स हैं वो काफ़ी कम हो चुकी थी। कोको कोला मार्केट में आया। अब उनकी मार्केटिंग टीम की स्ट्रेटजी चेक करें। पेप्सी वालों का एक ऐड है, जो कि हमें टीवी पे काफ़ी नज़र आता था, इंटरनेट पे भी आता था, जिसके अंदर बाबर आजम होता था। और उस ऐड की एक टैगलाइन थी कि उसके अंदर लिखा हुआ था, वाई नॉट मेरी जान। ये एक स्लोगन कह लें या टैगलाइन कह लें, उन्होंने ऐड किया हुआ था। जैसे ही ये ऐड उनका चलता गया, कैंपेन चलना तो बात की बात है ना, कि टारगेटिंग क्या हुई, कौन सा बटन दबाया, कौन सी सिलेक्शन हुई, कैसा वीडियो था, वो चीज़ तो बाद में हुई। ठीक है, वो तो सेंटर का एक हिस्सा है। हम पहले बात कर रहे हैं कि पहले उनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। पहले उन्होंने इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने अपना बायर पर्सोना स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो कोक पेप्सी की बोतल है वो सब पियेंगे, ये कोल्ड ड्रिंक सब पियेंगे, ये बूढ़ा भी पिएगा, ये जो बच्चा भी पिएगा। लेकिन उनकी मेजोरिटी ऑडियंस क्या थी? वो नौजवान 18 से 30 साल के दरमियान वाले लोग, उन्होंने उन्हें टारगेट करना था कि हमारी मेजोरिटी ऑडियंस ये है, हमने इसे मेन टारगेट करना है। बाकी तो उनकी जो कोल्ड ड्रिंक है वो तो बच्चे भी पीते हैं, वो तो हमारे घर में बड़े भी पीते हैं, लेकिन मेन उनकी ऑडियंस वो थी। उन्होंने अब उस ऑडियंस का जब बायर पर्सोना स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद उन्होंने एक क्रिएटिव बनाया, यानी ऐड बनाया। वो अब उस ऐड को उन्होंने किस तरह रिलेट किया? अब जो नौजवान ऑडियंस थी हमारे पाकिस्तान के अंदर, ज्यादातर जो है 90% इंटरेस्ट होता है मैच के अंदर। ये मैच को बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पे बाबर आजम जो है, ये एक अच्छी पर्सनैलिटी है, जो कि क्रिकेट में होता है, लोग उसे पसंद करते हैं और उस मैच देखते हैं। फिर क्या हुआ? उन्होंने वहाँ से वहाँ उन्हें हायर किया। हायर करने के बाद उन्होंने ऐड बनाया। अब उस ऐड के अंदर तहजीब वाला कंटेंट नहीं वो बना सकते थे, हैं? जैसा वो बुजुर्गों के साथ हम होते हैं ना, सलाम दुआ,
वो वाली चीज़ उसके अंदर नहीं उन्होंने रखी ऐड के अंदर। ठीक है, एक वो मोतबर हो जाना या बड़ा ही प्यार से वो ऐड नहीं बना उन्होंने वहां पे ये। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने वहां पे ये वाला टैगलाइन ऐड कर दी कि वाई नॉट मेरी जान। अब ये 18 से 30 साल के लौंडे इस तरह की बातें करती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ उन्होंने ऐड किया, उससे वो इंस्पायर हुए। जिस तरह वो ब्रांड उनके साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, जिस तरह वैसे ही है। आपस में लड़के किस तरह बात करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि दोस्त आपस में किस तरह बात करते हैं। तो वो जब आपस में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उन्होंने अपने ब्रांड के अंदर भी वही लैंग्वेज यूज़ की। यानी कि उन्होंने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई कि सामने वाले से बात कैसे करनी है हमारे ब्रांड में। जिस तरह इन्होंने वाई नॉट मेरी जान का टैग लगाया, ऊपर से बाबर आजम है, वही पर्सनैलिटी। और वो नौजवान ऑडियंस उससे इंस्पायर है, जब वो आपस में रिलेट कर पे उनके ब्रांड की सेल्स इंक्रीज हो गई। और ये उनका विनिंग एड था। तो रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से कि बायर पर्सोना कैसे वर्क करता है? चैट में बताएं। बिल्कुल यंग लोगों को उन्होंने टारगेट किया। जुनैर, लेकिन कोई मौलवी साहब को तो नहीं उन्होंने बुलाना था साइड में? ये कोई ऐसा या कोई इस तरह का ऐड तो नहीं उन्होंने बना देना था कि घर में बैठे हुए फैमिली मेंबर्स, फैमिली बनी बैठी हुई है और वो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक को पी रही है। वो तो फिर वो टारगेटिंग हो जाती ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता सिस्टम। उन्होंने इंडिविजुअल टारगेट करना था, उन्होंने पूरी फैमिली को टारगेट नहीं करना था। जब चाय चाय के आपने ऐड देखे होंगे, चाय के ऐड जब आपको टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी नजर आ रहे होते हैं तो वहाँ पे फैमिली काफी बैठी हुई होती है ना। फैमिली होती है या आपस में जो है वो रिश्ते करने वाले आए होते हैं। इस तरह की ऑडियंस वहाँ पे मौजूद होती है, उस तरह की वे कहानी बनाकर, स्टोरी बनाकर आपको ऐड दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि चाय जो है वो नौजवान नस्ल से ज्यादा बड़े पीते हैं, लेकिन अब तो वो भी पीती है, लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस कौन? चाहे तो छोटा बच्चा भी पीता है, ठीक है, 60 साल का बुजुर्ग भी पिएगा। लेकिन उनकी जो मेन टारगेटिंग है, उनकी मेन जो ऑडियंस है, जो घर के लिए ग्रोसरी लेकर आती है, वो माँ बाप ही हैं, जाहिर बात। बड़े बहन भाई हैं जिनकी एज 30 तक चली जाती है। उनकी टारगेटिंग वहां पे है, वो उन्हें टारगेट करते हैं ज्यादातर। फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो उस तरह के एड्स दिखाते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। तो जैसी आपकी सामने वाली ऑडियंस, अगर आपको पता होगा कि हमारी सामने वाली ऑडियंस कैसी है जिसे ऐड दिखाना, तो ये किस तरह पता होगा? ये मैंने 4-5 पॉइंट्स ऐड किए हैं: टारगेट ऑडियंस, लोकेशन, इंटरेस्ट, लैंग्वेज क्या है, बिहेवियर क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है। आप और ज्यादा जितना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, जितना बेहतरीन करते जाएंगे, उतनी बायर पर्सोना आपकी बेहतरीन होती जाएगी। जितनी बेहतरीन होगी उतने अच्छे से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब देखें, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और मुझे उसके लिए ऐड बनवाना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे तरीके से उसमें बात करूं, उस ऐड के अंदर, कि मेरी ड्रेसिंग थोड़ी सी अच्छी हो उसमें, या उसके अंदर मैं सेल्स की बात करूं। क्लाइंट को सेल्स चाहिए होती है। अगर मैं उसके अंदर जी शाहरुख खान को ले आता हूँ और किसी फिल्म स्टार को हम उस ऐड में ले आते हैं, तो क्या वो ऐड परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस ओनर्स का ध्यान ही नहीं है वहाँ पे। अगर वहीं पे बिजनेस ओनर को वो चीज़ें दिखा दी जाए, वो सेल्स वहाँ पे नजर आ रही हो, ठीक है, और एक आदमी बिजनेस ओनर बन के बैठा हुआ हो, तो आपस में रिलेट कर पाते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट हो जाता है। वो कहेगा अच्छा, ये एजेंसी तो काम करने वाली है, ये तो मुझे ला के देगी।
अब वहां पे तो इस तरह का तो नहीं ऐड दिखा सकते, वाई नॉट मेरी जान वाला, कि आ जाओ भाई कोई मसला नहीं है, आपके भी ऐड चला देंगे। कभी भी नहीं बिजनेस ओनर आपके पास आएगा। तो ये सारी चीजें, बायर पर्सोना जितना स्ट्रोंग होगा उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें कुछ कैंपेन्स के मैट्रिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है CTR। देखें जब एक कैंपेन चल रही होती है तो उसके अंदर सबसे पहले आपका जो क्रिएटिव है वो तब पता चलता है कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो CTR जितना स्ट्रोंग होगा। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कितने परसेंट आपको आ रहा है। अगर 1,000 लोग आपका ऐड देख रहे हैं तो उसमें से क्या 100 लोगों ने क्लिक किया? CTR इसे कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट। कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया, 1,000 लोगों तक गया, या 10,000 लोगों तक गया। तो CTR की एक परसेंटेज होती है, वो होती है 3%। अगर आपका CTR आपकी कैंपेन का 3% आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपका जो क्रिएटिव है वो अच्छा आ रहा है, अच्छा चल रहा है, लोग उससे पसंद कर रहे हैं। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, कितना क्लिक हो रहा है। जैसा कि ये कैंपेन है, अगर मैं ले लेता हूँ ये वाली कैंपेन को, इस कैंपेन को हमने ले लिया, ये वाली। इसका मैं CTR चेक करना चाहता हूँ कि इसका CTR कितना है। तो यहाँ पे तो नहीं आपको नजर आ रहा, तो देखें इस कैंपेन के अंदर आप इधर आएंगे, आप आगे जी कस्टमाइज कॉलम, या बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जी। मैं CTR पे क्लिक कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अब मुझे CTR वाला मैट्रिक नज़र आएगा। स्क्रॉल करता हूँ, ये जो कैंपेन थी सबसे नीचे वाली, इस कैंपेन के ऊपर मुझे 7.44 यानी 7% से ज़्यादा CTR आ रहा है। 7% से ज़्यादा CTR आ रहा है, तो मेरी कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है यूनिक CTR, और ज़्यादा फिल्टर हो जाता है, वो भी देख लेते हैं। हम इधर आए और हमने यहाँ पे जी क्लिक किया जी CTR, और ये है यूनिक। अगर आप इसे लगा के देखेंगे तो थोड़ा सा कम होगा, यूनिक कितना है। फिर भी मेरा 6%, और सॉरी इस कैंपेन का 6, 6.82% आ रहा है। अगर आपकी कैंपेन का CTR 3% से कम होता है तो आपकी कैंपेन, इसका मतलब है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, यानी आपका जो क्रिएटिव है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। क्लियर हो चुका है। यहाँ से भी आप अपनी कैंपेन को मेजर कर सकते हैं कि वो क्या सक्सेसफुल चल रही है। और अगर आपका CTR 3% से ज़्यादा तो आ रहा है बट आपको ऑडियंस ही नहीं ठीक आ रही, फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट्सएप की कैंपेन लगाइए, मैसेज ही नहीं आ रहे, वो बोले रेलिवेंट, रेलिवेंट लीड्स ही नहीं आ रही, तो उसका मतलब है कि आपकी टारगेट ऑडियंस में कोई फ़र्क है, तो आप अपनी ऑडियंस को चेंज करेंगे। ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया, मुझे इस कैंपेन की फ्रिक्वेंसी देखनी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी कैंपेन, आपका जो ऐड है वो एक आदमी ने कितनी दफ़ा देख लिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका ऐड एक आदमी को, यानी एक शख्स को, यानी जब आप टारगेटिंग कर रहे हो तो एक पर्सन को कितनी बार दिखा, ये होती है फ्रिक्वेंसी। क्लियर है? मुझे चैट में बताएं। फ्रिक्वेंसी को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सिंपल इधर आएंगे, कस्टमाइज करेंगे, और जी यहाँ पे आप आगे फ्रिक्वेंसी, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया। देखते हैं जी हमारी कैंपेन्स की फ्रिक्वेंसी क्या है। हम नीचे वाली कैंपेन को लेकर चल रहे थे, इस कैंपेन का CTR हमें ये नज़र आ रहा है, और 1.41 की फ्रिक्वेंसी है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है 2 से ज़्यादा, अगर 2 से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है, यानी 3 हो जाती है, 4, 5, 6, 7, 8, 10, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऐड है वो एक ही बंदे को 10 बार दिख रहा है। देखे ना, 1.41 है, यानी मेरा एक ऐड एक बंदे को एक या दो दफा दिख रहा है, इसके दरमियान है।
इसी तरह ही है ना, 1.41, यानी एक आदमी को मेरा ऐड जिसे मैंने टारगेट किया हुआ है, एक पर्सन को 1 से 2 दफा दिख रहा है, 1 से 2 दफा, तो ये ठीक जा रहा है। अब एक ही अगर यहाँ पे 7 होता, तो एक ही आदमी को 7 दफा मेरा ऐड दिखता, और जाहिर बात है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर 2 बार दिख जाता तो यकीनन वो क्लिक कर देता। अगर वो 7 दफा देख रहा है तो इससे क्या हो रहा है, एक तो मेरे पैसे भी जाया हो रहे हैं, स्पेंडिंग जो है वो जाया हो रही, वेस्ट हो रहा है सारा कुछ, और मेरी एड फटीग आ जाएगी। एड फटीग को अगर मैं आसानी में समझाऊं, तो इसका मतलब होता है कि जो मेरी एड की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी, और मेरी जो कैंपेन है उसके रिजल्ट्स डाउन हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो कैंपेन है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 के दरमियान रहे, 2 से ज्यादा ना हो। जिस तरह ही आपकी कैंपेन की फ्रिक्वेंसी, अगर फॉर एग्जांपल इस कैंपेन की फ्रिक्वेंसी 2 पॉइंट से यानी 2 से ऊपर चली जाती, तो मुझे फिर इसके जो क्रिएटिव्स हैं उन्हें चेंज करना पड़ता। ये जो मुझे क्रिएटिव है उसे फिर चेंज करना पड़ेगा, टेस्ट करना होगा दोबारा, इस कैंपेन के अंदर न्यू क्रिएटिव लेकर आने होंगे, क्योंकि एक क्रिएटिव एक बंदे को अगर 7 बार दिख चुका है और फिर भी वो क्लिक नहीं कर रहा, तो ज्यादा लोगों तक तो नहीं जा रही। यानी देखे ना, मैं और आसानी में समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 7 है, कितनी हाई हो चुकी है, यानी पैसा बर्बाद हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इम्प्रेशन इम्प्रेशन नजर आते हैं, यानी 1,08,000 लोगों को ये ऐड दिख चुका है। 1,08,000 लोगों को ये ऐड दिख चुका है। अगर एक आदमी को 7 बार दिखेगा, तो ये तो नुकसान है ना हमारा। एक ही आदमी को 7 बार दिख रहा है, एक ही आदमी 7 बार मेरा ऐड देख रहा है, और इम्प्रेशन पे तो फेसबुक पैसा काटता है। फेसबुक सीपीएम पे पैसा काट रहा होता है ना, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, सीपीएम, कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन, यानी 1,000 इम्प्रेशन पे फेसबुक पैसा काटता है। ये बाद में आपको कैलकुलेट करके बता देता है, भाई इतने का क्लिक पड़ा, इतने का ये हुआ, इतने का वो हुआ। मेन पैसा वो काट रहा होता है इम्प्रेशन पे। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसने कितनी बार मेरा ऐड, जिस तरह ही मैंने फेसबुक ओपन की, मेरी फीड में ऐड आया, उस बंदे उस एडवर्टाइजर को एक इंप्रेशन चला गया कि भाई, एक इंप्रेशन चला गया तुम्हारा, एक बंदे तक तुम्हारा ऐड पहुंच गया। तो ये होता है इंप्रेशन। ठीक है। सीटीआर क्या था? सीटीआर अगर 7% होता, एक बंदे को 7 बार मेरा ऐड दिख रहा है, यानी कि मेरा लॉस हो रहा है। हाँ, हद वो 2 दफा देखता तो यकीनन अगर वो इंटरेस्टेड होता तो वो क्लिक कर देता। यानी एक ही क्रिएटिव 7 बार दिख रहा है, तो इससे क्या होता है कि एड फटीग आ जाती है। एड फटीग आती है तो एक ही बंदे को बार बार दिखाना शुरू हो गया, तो पैसा जाया होना शुरू हो गया, ऐड की परफॉर्मेंस कम होगी। उसमें हमने ये करना होता है कि हमने अपना क्रिएटिव चेंज कर देना होता है। हो सकता है वो क्रिएटिव पसंद नहीं आ रहा, हमने क्या करना है कि अपना क्रिएटिव ऐड में जाके चेंज कर देनी है, न्यू क्रिएटिव टेस्ट करने लग जाना है, ताकि हमारी कैंपेन की फ्रिक्वेंसी फिर नॉर्मल आ जाए, और हमारी कैंपेन अच्छे तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो ये कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपनी कैंपेन की सक्सेस को मेजर करते हैं। अदरवाइज ये भी होता है कि हमारी कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी भी ठीक आ रही होती, सीटीआर भी ठीक आ रहा होता, और ये जो 8 रुपये का मैसेज है ये मुझे 80 रुपये का पड़ रहा होता, तो फिर भी मैं लॉस में जा रहा होता। तो हमने इन मैट्रिक्स को भी ध्यान में रखना होता है। अब ये हर मार्केटर पर डिपेंड है कि वो कितनी रिसर्च करता है, कितनी मेहनत करता है, और किस हिसाब से चलता है। चलें जी, बेसिकली जूम का एक टाइम है, और वो 3 मिनट रह गए हैं, और वो हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। चैट में बता दें आप सबको ये समझ लग चुकी है? सब बता दें चैट में, जिसे नहीं समझ लगी वो दोबारा क्लास रिपीट कर ले। सीटीआर, आप तो क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, 1,000 लोगों तक देखा तो कितने परसेंट आपका सीटीआर है। फ्रिक्वेंसी मतलब कि एक क्रिएटिव कितने लोगों को नजर आ रहा है। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज की इस क्लास को फिर हम एंड करते हैं, और इंशाल्लाह
मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लास में। हाँ बिल्कुल, नहीं 2 दफ़ा देख ले, 2 पे फ्रिक्वेंसी हो तो ठीक है। नहीं नहीं, दोबारा क्रिएटिव चेंज नहीं करनी, टारगेटिंग नहीं करनी। सिर्फ एड्स चेंज करने, एड्स एड लेवल पे जाके। 2। 2 आपकी फ्रिक्वेंसी ठीक है, 2 तक रहती है। 2.52 बिल्कुल ठीक है। नहीं इस तरह नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं होती। वो बस आपकी क्रिएटिव पे डिपेंड होता है ना, ये क्रिएटिव अगर ज़्यादा बार दिखेगा तो जारी बात है लॉस होगा। चलें जी, आज की इस क्लास को हम एंड करते हैं क्योंकि ऑटो ही एंड हो जानी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।